मित्रों नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कल से हम लोग निर्मल वर्मा जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कल निर्मल जी की कहानी पर मीता वशिष्ठ जी का पाठ हुआ। आज इस अवसर पर हमारे बीच निर्मल वर्मा जी के गद्य पर बोलने के लिए उदयन वाजपेयी जी उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं। उदयन साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। उदयन साहब का निर्मल वर्मा जी के साथ वर्षों का संवाद सानिध्य रहा है और आप दोनों ने मिलकर एक बेहद सक्रिय और ऊर्जावान और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से भरपूर समय एक साथ गुजारे हैं। उदयन वाजपेयी जी निर्मल जी के लिखे को, उनके जिए को, उनके सोच विचार को भली भांति समझते हैं और उन पर आधिकारिक रूप से, खासतौर से उनके गद्य लेखन पर आज अपनी बात करने जा रहे हैं। बीच में मित्रों कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई, उसमें विलंब हुआ, उसके लिए हमें खेद है। मैं इस स्क्रीन को सोलो करने जा रहा हूं और आपके और उदयन जी के बीच से स्वयं को हटाते हुए आप लोगों की ही तरह मैं भी आपके वक्तव्य से लाभान्वित होने की कोशिश करूंगा। उदयन साहब, पुनः स्वागत है और आप कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। उदयन साहब। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी। मेरा बड़ा दुर्भाग्य कि मैं थोड़ी देर ही बोल सका, फिर बहुत सारा देर ये सब तकनीकी उसमें रहा। बहरहाल मैं ये कह रहा था, एक तो बात ये कि जिन दिनों मुझे नियम से अस्पताल जाना चाहिए था, उन दिनों मैं अस्पताल जाने के स्थान पर वो समय निर्मल जी के साथ बिताता था, जिसको हम लोग क्लिनिक कहते थे। अभी भी यही कहा जाता है, हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में यही कहा जाता है। हम तो भोपाल मेडिसिन पढ़ने आए थे और अभी भी पढ़ाते ही हैं। लेकिन इस बीच जब निर्मल जी से भेंट हुई और उनका कई वर्ष सानिध्य मिला, उनका साथ मिला, जो कि अनूठा साथ था। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं रोज सुबह कॉलेज में, जब हमारे यहाँ आपको अस्पताल जाने की हड़बड़ी होती थी, आपको अस्पताल जाना होता था जिस समय में, उस समय में उतनी देर के लिए मैं निर्मल जी के पास जाता था। और ये नहीं कि बाकी छात्र सारे के सारे अस्पताल चले जाते हों, उनमें से अनेक छात्र सिनेमा देखने भी जाते थे, उनमें से अनेक छात्र जो है लाइब्रेरी में बैठते थे। मैं वो समय निर्मल जी के साथ बिताता था और वो सीखने का समय था मेरे लिए। तब तक मेरे मन में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुझे लिखना ही है अपने जीवन भर। तो बल्कि मैंने निर्मल जी से पूछा भी कि मुझे अब चूंकि लिखने का ही मेरा मन है, और वही मैंने एक तरह से, मैंने चुन लिया या उसने मुझे चुन लिया, लेखन ने, तो अब मुझे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने सलाह दी थी कि ऐसा मत करो और तुम इसका कोर्स पूरा करो और अपना लिखते रहो, नौकरी कभी बड़ी मत करना, तो तुम्हारे पास समय बराबर बना रहेगा। जिसके उन्होंने उसके कुछ कारण दिए थे, मैंने उस पर अन्यत्र लिखा है, तो इसलिए उसको कहने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे सीखता था
और चूंकि मैं उनसे सीखता था, उसके विषय में मैं आपको एक बहुत 2-3 छोटी सी बातें बताऊंगा। एक तो यही कि मैं सुबह उनके पास जाता था, उनसे तरह तरह की बातें होती थी। उस वक्त केवल मैं और निर्मल जी होते थे। ये हफ्ते में कई बार 3 दिन होता था, कई बार 4 दिन होता था, कई बार 2 दिन होता था, लेकिन ये लगभग 2 वर्ष तक ऐसा हुआ। शाम को जो उनके साथ बैठना होता था, अन्य लोगों के साथ मिलके बैठते थे, बातचीत करते थे, वो एक अलग बात थी। उसका अपना एक आनंद था। लेकिन सुबह ये होता था अक्सर कि मैं उनको अपनी कविताएं दिखाता था, जिसमें वो, जैसे उर्दू में कहा जाता है, इस्लाह करना। तो वो बाकायदा उसमें मुझे इस्लाह करते थे। उदाहरण के लिए वो कहते थे कि अगर ये पैराग्राफ ऊपर ले जाओ तो कैसा रहेगा, इसको नीचे ले आओ तो कैसा रहेगा, ये करके देखो। ये छोटी छोटी सी जो लेखन के जो डिटेल्स होते हैं, जो बहुत महत्व के होते हैं, क्योंकि अंततः लेखन उस बारीक बहुत छोटे वर्णनों के आधार पर ही बनता है, बनाया जाता है। एक तरह से लेखन, अगर संगीत हवा में गांठ लगाना है, तो लिखना हवा के धागों से कपड़ा बुनना है। तो वो उस बुनाई की जो बारीकियां हैं, जो बहुत जिसमें कौन सा काल इस्तेमाल होगा, ये भूतकाल में, भविष्यत काल में या वर्तमान काल में, इन कालों के बीच का क्या संबंध होगा, या उत्तम पुरुष है, यानी आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिख रहे हैं, कि मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, यानी आप तुम कह के कहानी लिख रहे हैं कि मैं कह के कहानी लिख रहा हूं, कि कहानी का चरित्र को लेखक अपने से अलग कर दे रहा है, आप कैसे कर रहे हैं और इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। और इनसे कहानी लेखन में और कहानी के आस्वाद में बहुत मूलभूत फर्क पड़ता है। एक ऐसा फर्क पड़ता है जिससे कहानी की बिल्कुल जिसका संवेदनात्मक ढांचा और उसका वैचारिक ढांचा बिल्कुल बदल जाता है। यानी अगर आप वही कहानी उत्तम पुरुष में लिखें तो वो एक कहानी होगी, उसी कहानी को अगर आप मध्यम पुरुष में लिखेंगे, यानी तुम कह के लिखेंगे, तो वो दूसरी कहानी होगी, और अगर उसको अन्य पुरुष में लिखेंगे तो वो तीसरी कहानी होगी। और इन तीनों अलग अलग कहानियों का जो वैचारिक और संवेदनात्मक और नैतिक, इसकी जो अंतर्दृष्टि होगी या इसके जो अभिप्राय होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। तो ये जो बारीकियां थी लेखन की, वो अपनी तरह से बताते थे, इंगित करते थे। ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि तुम इस कविता को ऐसे लिख लो, वैसा, ऐसा नहीं। लेकिन एक हल्का सा, और आप में से जो लोग निर्मल जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या उनके लेखन का आस्वादन आपने किया है किंचित गहराई से, तो आपको पता होगा कि वो इशारों में, उनके यहाँ व्यंजना उनके जीवन में भी बहुत थी। वो साफ साफ कुछ कहने की जगह कुछ हल्के से इशारे करते थे बातचीत में भी। आखिर ऐसी व्यंजना से भरी हुई कहानियां लिखने के लिए या निबंध लिखने के लिए एक व्यक्ति को वो जीवन जीना पड़ता है। तो वो उस तरह का जीवन जीते थे, तो वो इशारे कर देते थे। अगर आपने इतने ध्यान से उनको सुना है, जो मेरा भ्रम है कि मैंने सुना था, तो आप वो इशारे समझ लेते हैं और उसके अनुकूल अपने जीवन को, अपने लेखन को ढालने की या उसकी आलोक में लिखने की कोशिश आप करते हैं। निर्मल जी के लिखे हुए से मैंने उतना नहीं सीखा। निर्मल जी के लिखे हुए का मैंने बहुत आनंद लिया। उसमें जो अंतर्दृष्टियां थी, उससे कई चीजें देखने की नजर बदल गई। उनके गद्य का जो आनंद है, जिसपे मैं थोड़ी सी देर में आपको कुछ कहूंगा, आपसे कुछ बात करूंगा, लेकिन मुझे उन्होंने एक तरह से, आप कहें कि बिल्कुल
सामने बैठ के कुछ कुछ सिखाया। सिखाने का अर्थ ये है यहाँ के इशारे किए जिससे मैं सीख जाऊं, क्योंकि मैं शायद उस वक्त बहुत छोटा था और लिखना शुरू कर रहा था, और तब तक मैंने गद्य नहीं लिखा था। मैं उनको अपनी कविताएं दिखाता था और उन कविताओं पर जो वो इस्लाह करते थे उसको मैं तमाम लेखन मात्र के लिए लागू करता रहा हूं, और उस पर मैंने अपना भी बहुत विचार किया। उन्होंने इशारे किए थे, उस्तादों का काम यही होता है कि वो इशारे करते हैं, फिर आपको अपनी राह पकड़ना पड़ती है। उस्तादों का काम ये नहीं होता है कि वो आपको अपनी तरह बनाए, उस्तादों का काम ये होता है कि वो आपको आपकी तरह बनाए। तो ये उन्होंने और उन दिनों वो करते थे। कम से कम ये 1 सवा साल 1.5 साल चला होगा ये सिलसिला। उसके बाद जाहिर है हम उनसे मिलते रहते थे, दिल्ली में भी जाते थे, उनसे भेंट होती थी और तरह तरह की बातें उनके साथ होती थी। उनमें बहुत बड़ा एक गुण था जिसकी तरफ शायद 1-2 दिन पहले ध्रुव ने भी इशारा किया। वो सुनते बहुत ध्यान से थे। एक तो जो बोलते थे निर्मल जी, उनके बोलने पर आपका सहज ध्यान लग जाता था, आपको मेहनत नहीं करना पड़ती थी निर्मल जी के बात को पर ध्यान लगाने। उनकी बोलने का ढंग, उसकी गहराई, उसमें इतने नए तत्वों का पहले से होना, वो इतना ज्यादा था कि आप का ध्यान उस पर लग जाता था, ध्यान उसमें बिल्कुल लग जाता था। और वो भी आपकी बात को, जिसका कि उतना महत्व नहीं होता था, जो ज्यादातर साधारण ही होती हो, उतनी ही ध्यान से सुनते थे। और ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण कि वो सुनाने के फेर में उतने नहीं रहते थे, बल्कि शायद वो सुनाने के की इच्छा कम रखने वाले लेखकों में थे, लेकिन सुनने वाले अधिक लेखक थे वो। और शायद यही बात है जो कई बार मेरे मन में उनको गांधी जी के साथ जोड़ती है कि कि उनमें भी सुनने का ये बड़ा गहरा मादा गांधी जी में भी था। अब वो उनके दोनों के अपने कार्य क्षेत्र अलग थे। गांधी का जो संदर्भ है वो बहुत बड़ा संदर्भ है, सभ्यताएं हैं उसका संदर्भ। निर्मल जी का उतना बड़ा मान लेना उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन सुनने का जो कर्म है वो दोनों लोग बड़े ध्यान से उनके गद्य में निर्मल जी का जो गद्य है, अगर आप उसको थोड़ा डूब के पढ़ें तो आप पाएंगे कि निर्मल जी के गद्य में जो उन्होंने घटनाएं लिखी हैं, इसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, वो उतनी महत्व की नहीं है जितना वो गद्य खुद है। इसके लिए एक जगह मैंने एक चिट्ठी में उनको लिखा था, फिर बाद में एक पत्रिका में भी कई वर्षों पहले लिखा था कि निर्मल वर्मा वो लेखक हैं जिन्होंने गद्य को घटना बना दिया। आमतौर पर घटनाओं को गद्य में लिखा जाता है। ये प्रेमचंद जी के बारे में भी सही है कि प्रेमचंद जी अंततः किन्हीं कथात्मक घटनाओं को, किस्से, कहानियां गद्य में लिखते थे। यहां गद्य एक अच्छा लेकिन फिर भी माध्यम होता था। हिंदी में बड़े लंबे समय तक, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में गद्य बाद में आया है, तो हिंदी में जो गद्य है वो बाद में आने के कारण शायद उसका जो उसमें घटनाएं जितनी लिखी गईं, और प्रेमचंद जी जैसे बड़े लेखकों ने किया, उतना उसका अपना घटना में बदलना नहीं हुआ। कुछ हिस्से आप कहीं कहीं यहां वहां देख सकते हैं
उदाहरण के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी में आपको कुछ जगह मिल जाएगी, लेकिन निर्मल वर्मा के गद्य में, चाहे वो जो कहानियां लिखी हो उन्होंने या वैचारिक गद्य हो, गद्य अपने में एक घटना है। यानी मुझे तो अक्सर उनकी कहानियां पढ़ने के बाद उस कहानी में जो चरित्र थे या उनमें उसमें जो उनके बीच में कहानी बुनी गई थी उतनी याद नहीं रहती जितनी गद्य की चमक याद रहती है, एक बात। और दूसरी बात कि निर्मल जी ने खुद एक जगह कहीं अपनी डायरी में लिखा है कि वो जब कान्हा गए तो उन्होंने जब हरी घास से भरी घाटी देखी तो उनको वो अवाक रह गए और उनको लगा जैसे प्रकृति ने उनसे भाषा छीन ली हो और एक उनके भीतर से एक मौन बाहर आ गया हो। और ऐसा होता है। निर्मल जी की कहानी पढ़ने के बाद ये कुछ देर के लिए आपकी, यानी वो कहानी कुछ देर आपको आपके पास से आपकी भाषा को छीन लेती है और आप कुछ देर के लिए अवाक रहते हैं। निर्मल जी उन बहुत कम लेखकों में, दुनिया के बहुत कम लेखकों में, जिनमें ये सामर्थ्य है। मैंने ये जरूर सुना है 2 लेखकों के बारे में, बहुत सारे और लेखक भी होंगे ऐसे, लेकिन मैंने 2 लेखकों के बारे में सुना है। एक तो फ्रांस के 19वीं शताब्दी के फ्लॉबे, जो फ्लॉबे हैं, उन्होंने, जिन्होंने सेंटिमेंटल एजुकेशन लिखी, मदाम बावेरी लिखी, उनके गद्य को, जो कि एक हद तक अंग्रेजी अनुवाद में भी आ पाता है, उस गद्य को पढ़ के भी आप ये किसी हद तक, फ्रेंच लोग कहते हैं, ये फ्रांसीसी लोग कहते हैं कि उनका जो गद्य है जैसे वो गद्य की प्रोज वाइन हो, जैसे वो गद्य की मदिरा हो, वाइन हो, मतलब बहुत उच्च कोटि की मदिरा हो। उनका गद्य इस कोटि का है। और दोस्तोयेव्स्की के लिए कहा जाता है कि उनके रूसी में, जब आप, मुझे एक रूसी कवि ने एक बार वहां विदेश में कहीं बताया था, हम 3 कवि थे उस मंच पे, जिसमें एक रूसी थे, एक ईरानी थे। तो मेरी बहुत रुचि थी जानने की कि दोस्तोयेव्स्की का गद्य होता कैसा था, उसका ये जो जादू, क्योंकि जो हम लोगों तक आता है अच्छे अंग्रेजी अनुवादों में भी, उसमें अंदाज लग सकता है कि कितनी ऊंचाई पे जाता होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि उसमें ऐसा लगता है, और ये बात जब उसने कही पहली बार मुझसे, बाद में मैंने पढ़ा कि ये ब्रॉडस्की ने भी लिखी है कहीं, कि जैसे कैस्केड्स, जैसे आप कोई ग्लेशियर हो बर्फ का, उसके ऊपर से एक एक परत नीचे गिर रही हो, इस तरह का गिरना गद्य का, इतना बेआवाज सरकना उसका, वो गद्य ऐसे बेआवाज सरकता है, लेकिन पूरी दुनिया बदल जाती है। एक लेयर हटती है, फिर दूसरी लेयर हटती है, और ऐसे ऐसे कई सतहें निकल जाती हैं। कुछ इस तरह के गद्य की बात दोस्तोयेव्स्की के लिए कही जाती है, और ये भी एक घटना बना हुआ गद्य है। जैसे फ्लॉबे का जो गद्य है, आप उसको न समझें फ्रेंच में, और आप उसको सीधे सीधे भी सुने तो आपको वो बड़ा आकर्षित करता है। और अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो आपको गद्य का अपना आनंद, अपूर्व आनंद उस गद्य का मिलेगा। जैसे हमारे जो दूसरे उस्ताद थे मनी कौल, वो कहते थे कि फिल्म का आनंद तो मैं तब मानूंगा कि कोई दर्शक पैदा हुआ है
जब एक पैन करे, मतलब एक कैमरे को उन्होंने यहां से दाएं से बाएं घुमाया और लोग कहें वाह क्या बात है। उसी तरह निर्मल जी के गद्य में जब वो एक वाक्य कुछ ऐसा बनाते हैं तो आपका मन होता है कई बार ये कहने का, और ये निर्मल जी के बाद से ऐसा आप कई कवियों का तो होता था, कवियों में तो ये सामर्थ्य पुरानी है, लेकिन गद्य में हिंदी के कि वो एक ऐसा अ, अ, कुछ एक वाक्य उन्होंने बनाया कि आपका मन होता है ये कहने का कि वाह क्या बात है। जैसे आप संगीत में किसी तान के लिए वाहवाही करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपने तान समझी नहीं है, इसका ये अर्थ होता है लेकिन कि आपको ये समझ में आता है कि ये जो तान का जो चलन है वो ऐसा हुआ है जैसा और कभी नहीं हुआ था, और इसके चलने में एक ऐसी एक ऐसी प्रांजलता है मानो प्रकृति अपने को प्रकट कर दे रही हो, मानो ये मनुष्यकृत हो ही ना। ये कई बार निर्मल जी की कहानियों में ये ऐसा गद्य आपको पढ़ने को मिलेगा। ये भी मैंने एक बार और कहा था, लेकिन मैं इसमें कुछ विस्तार करने का मेरा मेरा आज मन है, क्योंकि मैंने कल इसमें सोचता रहा कि वैसे तो ये हर हर कला, जैसे जो गद्य की कला है और संगीत की कला, यानी साहित्य की कला, संगीत की कला, ये जो सिनेमा, ये जो तमाम कलाएं हैं, इनको डायक्रोनस, इनको काल की कलाएं कहा जाता है। या तो कलाएं स्पेस की होती हैं, देश की कलाएं होती हैं, स्पेस की कलाएं होती हैं, या काल की कलाएं होती हैं। तो जो गद्य है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो वो मोलियर का जो नाटक था बोर्जुआ जेंटलमैन, उसमें वो पूछता है ना कि गद्य क्या होता है। ये जो रईस ज़्यादा जिसको भाषा वगैरह की शिक्षा ले रहा है, तो उसका उस्ताद जो है उसको कहता है तो तुम बोल रहे हो वो गद्य है। तो गद्य का भी जो काल में खुलता है, जैसे संगीत भी काल में, समय में खुलता है, चित्रकला स्पेस में खुलती है, सिनेमा दोनों में खुलता है, और नाटक भी काल में खुलता है। तो ये काल की कलाएं हैं, और स्पेस की कलाएं जो चित्र आदि होते हैं वो अलग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, म्यूरल है, ये स्पेस की कलाएं हैं। आप अगर ध्यान दीजिए तो निर्मल जी के गद्य में अव्वल तो आपको ये तमाम काल की जो कलाएं हैं उनकी कुछ कुछ यादें या अनुभव आपको होंगे। संगीत इस पे मैंने विस्तार से लिखा है, लेकिन फिर भी संगीत का निर्मल जी के गद्य में, और मैं अभी भी यही समझता हूं कि निर्मल जी ने जो गद्य लिखा है उसमें वाक्य दर वाक्य इस तरह आते हैं मानो वे एक खड़ी बोली के जो संभावित क्लासिकल संगीत होगा उसका कोई आधार बना रहे हो। देखिए, सारे संगीत की जो परंपराएं हैं भारत में जितनी भी, वो उनके साथ जुड़ी हुई बोलियां हैं। ब्रज का जो भाषा है उसका गहरा संबंध ध्रुपद संगीत से और ख्याल संगीत से है। ख्याल में अवधि भी थोड़ी आती है, और जो ध्रुपद संगीत है वो तो बिल्कुल ब्रज है उसमें। तो जो भाषा का उच्चारण है उसका संगीत से बहुत गहरा संबंध होता है। दरअसल भारत में जितनी संगीत की परंपराएं विकसित हुई वे वेद पाठ से शुरू हुई हैं। जहां आप
रेसिटेशन पाठ करते हैं, फिर इसी पाठ को जब आप थोड़ा और विस्तार कर देते हैं, पठन का, पाठ का उसको खींच देते हैं, ऐसा समझ लीजिए, तो संगीत पैदा होता है। ये सभी भारत के जो संगीत परंपराएं हैं, उनका किसी ना किसी एक भाषा से, आप दूसरी भाषा का उसमें दूसरी भाषा को संगीत में डाल दीजिए, वो तो हो सकता है, लेकिन वो पैदा किन्हीं भाषाओं के उच्चारण के फलस्वरूप हुई है। खड़ी बोली का अब तक कोई संगीत नहीं है। खड़ी बोली का जो संगीत हो सकता, ऐसा कोई संगीत, क्योंकि उसके लिए आपको कोई संगीत का जीनियस चाहिए पड़ेगा, जो उस खड़ी बोली में जो अंतर्भूत संगीत है, जो उसमें अंतःसलिल संगीत है, उस संगीत को ऐसा नोटिफाई करे, उसकी ऐसी स्वर लिपियां तैयार करे, उसके ऐसे छंद बनाए कि वो एक बिल्कुल ही अलग संगीत की तरह एक अलग संगीत बन सके। ऐसा ध्रुपद में हुआ, ऐसा ख्याल संगीत में हो चुका है, लेकिन खड़ी बोली में अब तक, खड़ी बोली का केवल लोकप्रिय संगीत है, फिल्म का संगीत। इन खड़ी बोली में कैसा संगीत होगा, उसकी आपको एक हल्की सी छाया कुछ बेहतर किस्म के फिल्मी गानों में, पुराने या नए भी में, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत नहीं, ये मार्गी संगीत नहीं है। लेकिन मार्गी संगीत तो तभी आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी खड़ी बोली जो है इसमें कोई संगीत अंतःसलिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई भाषा दुनिया में नहीं है जिसमें कोई संगीत अंतःसलिल नहीं हो। और जब ये संगीत, ये जो अंतःसलिल संगीत, इसका विस्तार कोई संगीत का जीनियस आके करता है, तब एक शास्त्रीय संगीत का स्वरूप पैदा हो जाता है, शास्त्रीय संगीत पैदा होता है, उस भाषा से संबद्ध होता है, लेकिन संगीत तो खैर अपने में स्वतंत्र हो जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि निर्मल वर्मा ने अपने गद्य लेखन में खड़ी बोली से, जो खड़ी बोली के आधार पर पैदा होने वाला मार्गी या शास्त्रीय संगीत जो है, उसकी आधारशिला रखी है। उनके लेखन में जब भी आगे कोई एक बड़ा संगीतकार ऐसा आएगा जो खड़ी बोली भाषा में, खड़ी बोली के आधार पर कोई एक शास्त्रीय संगीत का रूप देगा, उसके लिए निर्मल वर्मा ने एक भूमि तैयार कर दी है अपने गद्य लेखन में। मैं इसीलिए उनके गद्य को घटना कहता हूं, क्योंकि जैसे संगीत में क्या शब्द गाए जा रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं होता जितना किस तरह के स्वरों के संयोजन में वो व्यक्त हो रहे हैं। और इसका कारण ये है कि संगीत में स्वर बिना अर्थ के अंतरण के, जो संगीत है उसमें अर्थ की मध्यस्थता नहीं होती। संगीत में सीधे आप पे असर जो होता है, यानी जो आपको उसका भाव पैदा होता है संगीत का, उसमें अर्थ की मध्यस्थता नहीं होती। कविता में क्या होता है कि आपने कुछ बोला या लिखा या आपने कविता सुनी, उसका सबसे सतही स्तर तो यह है कि आपने कविता सुनी, उसका अर्थ बना आपके मन में, और उससे आपकी कविता, उसका भाव एक बना। ये बहुत अच्छी एक तरह से एक कविता का एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि कविता आपने सुनी और अर्थ के ग्रहण से पहले ही आपको भाव आपके भीतर उसने जगा दिया। आप श्रीकांत वर्मा की उदाहरण के लिए कविताएं पढ़िए तो आप देखेंगे कि वो अर्थ के पहले ही आप में एक भाव जगा देती हैं। ये कविता में होता था, निराला की कविताओं में है। ये कविता निराला की उदाहरण के लिए कि बांधो नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु, ये इसका अर्थ आप
मन में आपके बने उससे पहले ही आपके मन में भाव जागृत हो जाता है। इसके लिए एलियट ने कहा था ना कि अच्छी कविता अर्थ जानने से समझे जाने से पहले ही अच्छी लगने लगती है। आप उसको समझ सके, मतलब समझना यानी अर्थ निर्धारण हो सके आपके मन में, उसका अर्थ का आकार बन सके, इससे पहले ही आपको वो कविता अच्छी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आप पे असर कर देती है। और ये जो असर करना है, ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में महत्व की बात मानी जाती है। निर्मल वर्मा का गद्य संगीत की तरह ही अर्थ की मध्यस्थता के बगैर आप पर असर डालता है। आप उसके, इसीलिए मैं ये समझता हूं कि कब बहुत सारे पाठकों के साथ ये होता होगा, मेरे साथ तो बिल्कुल होता है, बाकी पाठक अपनी जाने, वो ये कि मैं जब उनकी कहानी पढ़ के हटता हूं या उपन्यास पढ़ के, तो मुझे उसका कथ्य, मुझे उसका कंटेंट याद रहे न रहे, मुझे उस गद्य की के में जो अंतःसलिल संगीत है वो याद रहता है। और वो संगीत ने मुझ पर इतना असर कर दिया होता है, जो कैरेक्टर्स को, चरित्रों के आपसी संबंधों आदि के को देखने के बाद भी कम नहीं होता। यानी मैं उनका गद्य पढ़ते हुए उस गद्य का अर्थ समझ सकूं, उस कहानी या उपन्यास का, इससे पहले मुझे वो आलोड़ित करना आरंभ कर देता है, शुरू कर देता है। और यह गुण बहुत ऊंची कोटि के गद्य में होता है। ये गद्य ना तो ये गद्य अर्थ की प्रत्याशा में नहीं होता रहता, यह गद्य सीधे असर करता है। तो इस तरह निर्मल वर्मा की गद्य को लेके जो लोगों को, कई आलोचकों को, उसमें मदन ने बेहतर लिखा है, और इसमें क्या संकोच के उसमें एक निबंध हमने भी जोड़ा है, और उसके पहले उन्होंने एक और निबंध था, वो उसमें कुछ आधार बिना हुए, लेकिन संगीत शब्द जरूर आता था, और वो इसलिए आया होगा, वो भले वो आलोचक उसका विस्तार नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें शायद संगीत के विषय में बहुत पता ना हो या उन्होंने इतने ध्यान से न पढ़ा हो, लेकिन यह बात है कि उनका जो गद्य है वो अर्थ की मध्यस्थता की प्रतीक्षा नहीं करता और सीधा आप पर असर डालता है। दूसरी काल की कला है सिनेमा। मेरा अनुमान यह है कि निर्मल जी पर ईस्ट यूरोपियन, पूर्वी यूरोप के सिनेमा का उनके लेखन पर असर पड़ा था। वो उसका प्रभाव उनके साहित्य में, उनके कहानियों में कम से कम, किस तरह वो कहानियों को एक उसमें जो एडिट करते हैं, जिसको आप कहें कि एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य लाते हैं, एक सिनेमा की भाषा में जिसको मेजोसेन कहते हैं, उसके बाद यानी एक कोई वार्तालाप हुई, एक घटना, सूक्ष्म घटना घटी, फिर उससे दूसरी सूक्ष्म घटना, एक ये जो मूवमेंट है, ये जो गति है, एक सूक्ष्म घटना से दूसरी की में जाना, उस पर पूर्वी यूरोपीय सिनेमा का, जो बहुत ही बढ़िया सिनेमा है एक तरह से, का असर पड़ा है। शायद यही कारण है कि निर्मल जी को बहुत कम अपवाद, बहुत थोड़ा सा अपवाद छोड़ दें तो उन्हें, उदाहरण के लिए मेरे जो दूसरे गुरु मैंने कहा मनी कौल, उनकी फिल्में या कुमार साहनी की फिल्में, जो दोनों बहुत बड़े फिल्मकार हैं, जितने बड़े कहानीकार निर्मल वर्मा हैं उतने बड़े फिल्मकार ये हैं,
उनकी फिल्में पसंद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि निर्मल जी के लिए जो फिल्म है, वो जो ईस्ट यूरोप में देखी गई उनकी फिल्में हैं, उनका इतना गहरा प्रभाव उनके लिखने के ढंग पर पड़ा था। आप अगर लोग, चूंकि उन्होंने बहुत सारी चेक कहानियों के अनुवाद भी किए, लेकिन चेक कहानियों का उन पर असर नहीं है। आप अगर उनकी कहानियों पे मिलान कुंदेरा की कहानियों का असर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप उन पर हराबाल की कहानियों का असर ढूंढने जाएंगे, अलावा इसके इन तमाम कहानीकारों के, जहां वो इतिहास की जो घटनाएं हैं जिसमें तमाम चरित्र गूंथे हुए हैं, तो उनका एक उपन्यास रात का रिपोर्टर, उसमें एक हद तक ये गुथाव आपको दिखेगा। लेकिन उदाहरण के लिए लालटीन की छत में आप काया, जो उसकी चरित्र है, उसके जीवन में घट रहा, उसके जीवन के इतिहास को आप अगर मतलब उसके जीवन जीने को इतिहास कह लें तो बात अलग है, लेकिन इतिहास जो आपसे बाहर बीतता है उसका कोई बहुत असर नहीं है। एकाध कहानी लंदन की एक रात में देख ली मान लीजिए, लेकिन ज्यादातर, या 1.5 इंच ऊपर, लेकिन ज्यादातर कहानियों में भी आदमी और लड़की, या इस तरह की एक दिन का मेहमान, और ये कई ऐसी कहानियां हैं, परिंदे, इनमें कोई इतिहास का बहुत सीधा असर पड़ता नजर आता हो, जैसा कुंदेरा या हराबाल की कहानियों में। हराबाल में कम है वैसे इतिहास का उतना हस्तक्षेप, लेकिन मिलान कुंदेरा में, ईश्वरोव्स्की में, इनमें तो बहुत है, वाक्लाव हावेल में। तो ये जो कहानीकार यूरोप के रहे, खासतौर पर चेकोस्लोवेकिया के, जिनके अनुवाद निर्मल जी ने किए, उनका उन पर, उनकी कहानी की रचना पर उतना असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि निर्मल जी, जिसको कहते हैं ना क्विंटेसेंशियली, अनिवार्यतः हिंदी के लेखक थे। वो हिंदी में लेखक थे। हिंदी के गद्य के साथ उनका जो एक नाभिनद संबंध था, वो किसी दूसरी भाषा के इसलिए के साथ उनका नहीं बन सकता था। और न सिर्फ ये, दूसरी भाषाओं को जो भी उन पर असर डालना होता, वो हिंदी की अपनी परंपरा से गुजर के ही वो डाल सकती। निर्मल जी के गद्य में चंद्रकांता संतति यानी देवकी नंदन खत्री के गद्य से शुरू करके, और जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद जी, निराला, ये सब के गद्य होते हुए, जो गद्य अपने अपनी अवस्था पा ली थी, वह गद्य इस अर्थ में उसकी प्रतिरोधक क्षमता, कि वो किसी दूसरे भाषा के गद्य से आसानी से प्रभावित हो सके, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इस दृष्टि से बड़ी थी, ज्यादा थी। हालांकि खुला हुआ था, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका दुनिया के दूसरे गद्यों से संवाद ना हो, संवाद था, लेकिन प्रभाव उसका पड़ता हो ऐसा मुझे नहीं लगा। क्योंकि वो हिंदी के ही भीतर, हिंदी भाषा के भीतर से भीतर जाने वाले लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों और निबंधों में, अपने लेखन मात्र में और डायरियों में, उस मानो हिंदी का ही शोध किया हो, हिंदी की गहराइयों में उतर के उसका जो सौंदर्य है उसको सतह पे लाए हो, कभी कहानियों में, कभी निबंधों में, या डायरियों और यात्रा वृतांतों में। ये जो गुण उसमें, इसलिए वो किसी दूसरी भाषा के गद्य से उतने प्रभावित लेखक नहीं थे। इसलिए जब लोग उन पर ये आरोप पहले लगते थे गैर भारतीय आदि होने का, तो बेहुदा आरोप है। क्योंकि उन्होंने जो हिंदी भाषा के गद्य को योगदान दिया है, वो ये सारे आरोप लगाने वालों को इकट्ठा कर दीजिए, वो योगदान, इन कुल का योगदान उनसे कम बैठेगा। तो उन्होंने उन पर ये सिनेमा का, खास तौर पर चेक सिनेमा का और पूर्वी यूरोपीय सिनेमा का और उसकी एडिटिंग का मुझे असर हल्का सा
नाटक का असर निर्मल जी पर, आपको निर्मल जी की कहानियों में कोई बहुत ऐसे जिसको आप कहते हैं कि ऐसे चित्र, बड़े विस्तार में बने हुए चित्र उतने नहीं मिलते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो अधिकतर संगीत है, उसमें चित्र बहुत कम है। वो चित्रों के बीच से गुजरती हुई पगडंडी है संगीत की, लेकिन उसमें चित्र कम है। लेकिन अच्छा, ऊपर से देखने पर नाट्य भी नहीं दिखता, आपको उसमें कोई बहुत भारी भरकम संवाद नहीं है। लेकिन निर्मल जी की कहानी के भीतर की जो ऊपरी सतह है, उनकी जो अंदरूनी सतह है, उस पर नाट्य होता है। जो लोगों की जीवन को लेके जो नाट्य चल रहा है उनके संगीत, उनके चरित्रों के बीच में, वह नाट्य एक तरह से सतह के नीचे घट रहा नाट्य, अंतः सलिल नाट्य है। और नाट्य, जैसा कि भरत मुनि ने कहा है कि जो नाट्य है, जो संगीत है, वो नाट्य की शैया होती है। यानी संगीत के का जो स्केलेटन है, उससे नाट्य का रूप बनता है। तो वो जो संगीत है, उसी की मानो लहरों से, जो अंतःसलिल संगीत है उनके गद्य में, और अंतःसलिल नाट्य भी है। ये नाट्य उनके संगीत की लहरों की जो लहरियां हैं संगीत के अंदर, उन्हीं में नाट्य पैदा होता है। तो उनका नाट्य ऊपर नजर नहीं आता। आपको बहुत सारे ऐसे लेखक हैं हिंदी में जिनका नाट्य आपको सतह पर नजर, विनोद कुमार शुक्ल की कहानी लीजिए, भीड़ का फालतू समय एक कहानी है, उसमें सारा नाटक सामने नजर आता है, उसमें दृश्य बनते हैं कि ये आदमी रघुवर दयाल जो हैं वो हाथी पे चले जा रहे हैं। ये सारे उसमें आपको दृश्य नजर आते हैं। नाट्य ऊपर है सतह के विनोद जी की कहानी में। ये ना अपने में गुण है ना अवगुण है, मैं इसके बारे में मेरा कोई मूल्य निर्णय नहीं। लेकिन निर्मल जी की कहानी की सतह पर कोई नाट्य नहीं। वो उनकी कहानी, उनके गद्य में अंतःसलिल संगीत में पिरोया हुआ नाट्य है, जो उनके गद्य की भीतरी सतहों पर चल रहा है। तो उस तरह उनमें और जो साफ साफ नाटक है, जो सतह पर होते, मतलब जैसे अगर आप उनको नाटक दिखाने ले जाना चाहें, तो मैं बहुत उनका नाटक के प्रति कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था देखने जाने में। मुझे याद है कि भोपाल में जो कारण जी जब यहाँ थे, बाबा कारण, तो उनके नाटक होते थे और निर्मल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे वो, यहाँ रहते हुए रोज शाम को वो लोग बैठ के बातें करते थे। लेकिन निर्मल जी बहुत नाटक देखने जाते नहीं थे, मतलब वो नाटक देखने चले गए हों अपने आप और देख के, ऐसा कम होता था। मैंने भोपाल में ऐसा कम देखा कि निर्मल जी अपने मन से नाटक देखने, या उन्होंने मुझसे कहा हो या अपने किसी दूसरे युवतर मित्र से कहा हो कि भाई चलो आज नाटक देखने जाते हैं। निर्मल जी नाटक देखने को ज्यादातर टालते ही थे, क्योंकि मुझे लगता है कि निर्मल जी को सतह पर सामने नाटक देखना उतना गवारा नहीं था जितना एक अंतःसलिल नाटक का अनुभव करना, जो उनकी स्वयं उनकी कहानियों में हुआ करता था। और इसीलिए निर्मल जी के पसंदीदा कहानीकारों में भी वो कहानीकार नहीं हैं, नहीं रहे बाद में। हालांकि उन्होंने मिलान कुंदेरा का अनुवाद किया था, लेकिन मिलान कुंदेरा उनके बहुत प्रिय लेखक कभी नहीं थे। उनके जो प्रिय लेखक थे, खराबाल जैसे लेखक या चेखोव जैसे लेखक, चेखोव में भी आप देखेंगे कि सतह पर कोई बहुत नाटक नहीं होता, कोई बहुत ड्रामा चल रहा हो, मतलब बहुत ही चरित्रों के बीच में निर्मल जी से अधिक है, ये बात सच है, लेकिन फिर भी बड़ा एक सूक्ष्म स्तर पर होता है, बहुत नहीं होता।
और निर्मल जी की कहानियों में भी, और उनकी शायद यह अपनी रुचि भी कम रही इसमें। उनका यही था कि नाटक कहीं और चल रहा हो और उसकी थोड़ी थोड़ी सी अनुगूंजें सतह पर भाषा की आती रहें, जिसमें वो गद्य, अपना जो गद्य है जो सतह पर है, संगीतमय गद्य, यस गद्य ही संगीत है, वो जो उस पे वो थोड़ी तरह से उस संगीत में वो नए नए लहर, नई नई बदलाव, वो जो नाट्य चल रहा है वो लाता रहे, और उससे वह संगीत अधिक अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स, जटिल होता चले। तो ये एक गुण का, ये एक बात उनके गद्य लेखन में रही है। नाटक देखने, मैंने जैसा आपसे कहा, वो फिल्म देखने जरूर जाते थे, लेकिन अच्छा, और जो उनको फिल्में उदाहरण के लिए मनी की या कुमार की पसंद नहीं आती थी, उसका कारण भी शायद ये था क्योंकि मनी और कुमार की फिल्में पूर्वी यूरोपीय फिल्में हैं जो उनकी पसंद की फिल्में थी, उनसे उनका बहुत दूर का संबंध है। मैं एक बार निर्मल जी के साथ दिल्ली में हंगरी के एक डायरेक्टर हैं ज़ेबो, उनकी एक मेफिस्टोफेनीज करके एक फिल्म थी। उसमें मेफिस्टोफेनीज एक महत्वपूर्ण चरित्र था जो फैशिस्ट समय में एक अभिनेता बहुत से लोगों की मदद करता है। मेफिस्टो नाम था उस फिल्म का। उस मेफिस्टो फिल्म में वो अभिनेता बहुत से लोगों की मदद करता है, लेकिन वो फैशिस्ट सत्ता के निकट बना रहता है। तो उसने जो मदद की थी वो भुला दी जाती है, क्योंकि लोगों को तब भी और आज भी किसी और पर आरोप, अपनी तकलीफों का आरोप दूसरे पर लगाने में जो आसानी होती है और जो आनंद होता है, वो तब भी उस फिल्म में उन्होंने दिखाया, वो हंगरी। तो हम साथ देखने गए थे। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी साथ में नाटक देखने। तो इसमें ये निर्मल जी का जो सिनेमा का जो अपना विचार था, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए अपना, वो उसमें बैठती नहीं थी ये फिल्में, और इसलिए निर्मल जी को ये फिल्मकारों में उतने पसंद निर्मल जी को उतने नहीं आए। हालांकि इससे ये कोई छोटे फिल्मकार नहीं हुए, ये अपनी तरह से बहुत बड़े फिल्मकार हैं, वो अलग बात है। क्योंकि निर्मल जी ये भी उतने ही सूक्ष्म काम कर रहे थे, लेकिन ये अपनी तरह की सिनेमैटिक जो संसार है उसमें कर रहे थे। और अगर ये दोनों का एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैं दोनों से बहुत गहराई से जुड़ा था, मनी कौल से भी और निर्मल जी से भी। बल्कि जब एक अजीब बात है कि ये सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के साथ उतना उठते बैठते नहीं थे। उनके पहले मनी उनकी एक कोई फिल्म उनकी कहानी पे बनाना चाहती थी, फिर वो फिल्म बन नहीं पाई, उससे थोड़ी सी कुछ हल्का सा कुछ बिटरनेस उनके बीच हुई थी। लेकिन उसको भुला के मैं पाता था कि निर्मल जी अक्सर मनी की चर्चा मुझसे करते थे, और मणि निर्मल जी की चर्चा, और दोनों एक दूसरे का बड़े उन पर अच्छा मजाक करते हुए, खुले रूप से हंसते हुए करते थे। निर्मल जी जैसा विनोद प्रिय व्यक्ति मिलना भी मुश्किल है। वो बहुत खिलखिला के हंसते थे। वो बाकायदा, मतलब पुराने, अब उनके किसी दोस्त ने पहले उनको चुटकुला सुनाया हो, वो याद रख के, कई बार उनको अचानक याद आ जाता था तो वो चुटकुला सुनाते थे। कि वो एक उनका था कि वो एक बार एक ट्रेन में एक आदमी आया और उसने एक यात्री से पूछा कि क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो नहीं करता। तो ये जो पूछने वाला था उसने कहा कि लेकिन मैं करता हूं, और गायब हो गया। और ये सुना के हम लोग जितना हंस सके उससे कहीं ज्यादा निर्मल जी हंस रहे थे। मतलब वो जोक सुनाने के बाद, या एक उनका चुटकुला था जिसमें ये था कि भाई वो एक बार एक शेर जो था वो पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे,
तो वो पेड़ पे छलांग मार मार के वो बंदरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, भूख लगी थी शेर को। तो जब वो शेर नहीं पकड़ पाया तो एक बंदर डाल पर से नीचे आया झूलता हुआ और उसने कहा कि अरे लंगूर खट्टे। तो अंगूर लंगूर खट्टे हैं, तो लंगूर खट्टे हैं। तो इस किस्म का उनका एक अजीब मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ा और बड़े हंसते, मतलब हमारे मित्र ध्रुव तो उनको बहुत कई ऐसे किस्से सुनाते थे और बिल्कुल हंस हंस के बेहाल हो जाते थे वो। विनोद प्रिय, बहुत बहुत गहराई से सोचने वाले। अच्छा, तीसरा अंतिम जो मैं बात कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा या कह सकता हूं, कोई भी कैसे कह सकता है कि वे श्रेष्ठ कहानीकार हैं या उपन्यासकार हैं। ये बिल्कुल ये बात भी बड़े बेहूदी सी है, इसको कहना भी नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो ऐसे पहले लेखक हमारी जिंदगी में थे, कम से कम मेरी जिंदगी में थे, जिनके लिखे को पढ़कर मुझे ये लगा था कि ये लेखक का लिखा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों का लिखा हुआ पढ़ के मुझे ये नहीं लगता कि ये लेखक का लिखा हुआ है। वो पढ़ के मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसी बात है इसमें जो केवल लेखक लिख सकता था। इसको कैसे कहा जाए इसके अलावा, कि लेखक का लिखा हुआ का मतलब शायद ये था कि उनके लिखे हुए में मुझे लेखन के, लेखक नहीं, लेखन के, लिखे हुए के विवेक का और लिखे हुए के जीनियस का, जिसको एक जगह मिलान कुंदेरा ने विजडम ऑफ द नॉवल कहा है, नॉवलिस्ट नहीं, नॉवल, उसका मुझे एहसास हुआ था कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें कुछ ऐसा है, इसमें है ये बात, कुछ ये लिखा हुआ ऐसा है जो समाजशास्त्र नहीं है, जो इतिहास नहीं है, जो कुछ नहीं है इसके अलावा। ये इसमें इसमें लिखे हुए का जीनियस है, जिसको बाद में मुझे समझ में आया, जो जब मम्मट ने ये लिखा है इसके बारे में कि भाई 3 तरह के कथन हो सकते हैं। एक कथन तो उन्होंने कहा राजाज्ञा है, यानी शब्द ही सब कुछ है। 2 चीजें होती है, एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है। तो अगर शब्द ही सब कुछ हो जाए, जैसे वेद वाक्य का होता है, वेद में शब्द या राजाज्ञा होती है, जो शब्द है वही सब कुछ है, उसका अर्थ नहीं इधर उधर कर सकते आप। दूसरा होता है मित्र का जो वचन होता है, दोस्त जो आपको बताते हैं। आजकल आपको बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे उदाहरण के लिए कि भाई वैक्सीन लगवा लो। अब उन्होंने ये वैक्सीन लगवा लो या नहीं लगवा लो, जो भी कहा हो, जो भी उनकी एक समझ हो, उसके हिसाब से वो बोलते हैं, और उनके बोलने में जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं होता। अर्थ का मतलब होता है यहां, यानी वो मित्र का जो या दोस्त का जो वाक्य है वहां अर्थ महत्व का होता है, शब्द नहीं। लेकिन साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्व के होते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा ये कांता सम्मित वाक्य, यानी आपकी प्रिय स्त्री का, और स्त्री के संदर्भ में कह लीजिए प्रिय पुरुष का कहा हुआ वाक्य है, या स्त्री तत्व का मान लीजिए, जिसमें शब्द का भी महत्व है और अर्थ का भी महत्व है। उसने क्या कहा था, इसका क्या अर्थ हो सकता है, और अर्थ पे अर्थ निकलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज है, साहित्य, साहित्य सहित इसमें शब्द है, तो सहित से संज्ञा बनाइए तो साहित्य बन जाए। साहित्य यानी अर्थ और शब्द का पास आना, ये शब्द और अर्थ के पास, ये दोनों का पास आने से वो जो लिखा हुआ है वो लेखन होता है।
और शब्द और अर्थ का जो पास आना है, फिर वो अपना एक स्वतंत्र रूप ले लेता है। निर्मल वर्मा के साहित्य को पढ़ते हुए, की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे ये पहली बार इतनी गहराई से गद्य में किसी के अनुभव हुआ कि ये कोई विलक्षण तरह से लिखी हुई चीज है। ये जो मैंने अब तक पढ़ा है, यानी अनुवादों में पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था, वो उससे अलग है। एक मिनट, ये उससे भिन्न है। ये इसमें रिटन, लिखे हुए का, लेखक का है लिखा हुआ। क्योंकि ये लिखा हुआ लेखक से स्वतंत्र हो गया और इसमें इसका एक अपना जीनियस है, इसका एक अपना विवेक है। ये मुझे पहली बार उनको पढ़ के लगा था। और क्यों लगा होगा? क्योंकि निर्मल जी का जो गद्य है वो आपके अंदर, जैसा मैं अभी कह रहा था, सिर्फ भाव नहीं, यानी संवेदनाएं केवल नहीं, भाव शब्द जो इस्तेमाल किया, भाव में दोनों बातें आ जाती है, संवेदना भी आती है और विचार भी आता है। आपके भीतर के विचार और संवेदना से भी गहरे स्तर पर यह गद्य ले जाता है आपको आपके अंदर आप भाव और संवेदना से भी गहरे स्तर पर यह जाता है, मार करता है, प्रभाव छोड़ता है अपना। ये वो जगह है जहां से संवेदनाओं और विचारों का जन्म होता है। ये वहां आपको ले जाने की इसमें सामर्थ्य है। और इसीलिए यह गद्य लेखक का लिखा हुआ गद्य है। यानी आप कह सकते हैं भाई लेखक लिखेगा तो नहीं होता। बहुत सारे लेखक लिखते हैं, उनका लिखा हुआ लेखक का लिखा हुआ नहीं होता। या निर्मल जी की तरह लिखने से लेखक का लिखा हुआ नहीं बनता। मैं बहुत सारा ऐसा पढ़ता रहता हूं, बहुत सारे युवा लोग हैं वो भी लिखते रहते हैं, तो तब तो बहुत अच्छे लगते हैं जब वो निर्मल जी का लिखा हुआ ही उतार देते हैं कहीं। लेकिन जब वो निर्मल जी के प्रभाव में लिखने की कोशिश करते हैं तब वो क्योंकि वो उनके लेखन का असर अर्थ की मध्यस्थता का मोहताज होता है। इसलिए उसमें वह असर हो ही नहीं सकता जो निर्मल जी के गद्य में होता है। क्योंकि वहां पहला जो आप पर वो गद्य, अगर ये मैं कहूं उसको नॉन वायलेंट वायलेंस कहूं, पहला हमला आप पर उनका जो गद्य है वो अर्थ की मध्यस्थता के बगैर करता है, उस गहरे स्तर पर जिसे हम भाव कह रहे हैं। और इसी भाव का ही के स्तर पर जब असर करता है गद्य, तभी वो रस में जो साहित्य जब करता है तभी वो रस की अनुभूति को पैदा करता है। रस की अनुभूति इससे कम स्तर पर मार के बगैर पैदा हो ही नहीं सकती। तो ये जो भी लोग उनकी अनुकृतियां बना रहे हैं, और ये बड़े लेखकों के साथ होता है, उसका क्या कीजिए, इतना बड़ा लेखक है, इतना अद्भुत गद्य लेखक है, तो होगी वो, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि वो अर्थ की मध्यस्थता उनके गद्य में नजर आती है, और जैसे ही पहले प्रभाव में वो गद्य की अर्थ की मध्यस्थता वहां आई, वो प्रभाव नहीं छोड़ सकता जो एक लेखक का लिखा हुआ गद्य या पद्य छोड़ता है। और इसलिए निर्मल जी उन लेखकों में हैं जिनका आनंद तो आप लें, आनंद इतने बड़े लेखक का न लें, मतलब उनसे रस ग्रहण करें उनकी कविता। आनंद का वही अर्थ होता है मोर और लेस। लेकिन आप निर्मल जी के मार्ग पर
यानी जो मार्ग उस पर बिना बहुत गहरे तक खुद हुए बगैर, जब तक आप अपने आपा नहीं है आपका, आप उस मार्ग पर नहीं चल सकते, वरना आप एक बहुत ही भद्दी अनुकृति होकर रह जाएंगे। कोशिश ये करना चाहिए कि निर्मल जी के गद्य की तरह न लिखें। आप अपने भीतर उस गद्य का उत्स खोजें जो आपको खोज रहा है अपने भीतर। इसकी जगह जब आप उन रास्तों पे चलते हैं बड़े लेखक के साथ, और खास तौर पर निर्मल जी जैसा बड़ा लेखक, जिसके लिए मैंने कहा पिछले शायद टुकड़े में कि बहुत बारीक काम करने वाला लेखक, यानी जैसे अगर संगीत को हवा में लगी गांठ हमारे बड़े उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब कहते थे, तो संगीत जो साहित्य है वो हवा के धागों से कपड़े बुनने जैसा काम है। तो ये इतना महीन बुना हुआ कपड़ा है, ये जो लेखक का लिखा हुआ, जिसको हम साहित्य कहते हैं, कि उसकी अनुकृति हो ही नहीं सकती। आपको अपना अपना बुनना पड़ेगा, अपनी हवा काटनी पड़ेगी, और अपनी हवा काट के आप वो कपड़ा बुन सकेंगे जो फिर साहित्य हो सके शायद। और इस दृष्टि से भी निर्मल जी का जो इसलिए निर्मल जी के आलोक में आपको खुद को, लेखकों को स्वयं को देखना चाहिए। निर्मल जी के हाँ, और ये इसलिए है, एक और अंतिम, बिल्कुल अंतिम बात, कि निर्मल जी की जो कहानी है, चूंकि इतनी गहरी उसकी मार होती है, संगीत में जैसे कहते हैं कि तान ऐसी कि कलेजा छिद के रह जाए, सिद्धेश्वरी का एक वाक्य है, संयोग से मणि की फिल्म में है सिद्धेश्वरी में। तो वो ऐसा गद्य के कलेजा छिद के रह जाए, ऐसी उसकी मार, ऐसा सुंदर उसका मतलब चोट। और जब नीचे से उसके बाद आपको लगता है ये कहानी आपने पढ़ी नहीं है, ये कहानी असल में आपके अंदर से पैदा हुई है। और मैं समझता हूं कि ये एक विरल कला, एक ऐसी कला जिसका हिंदी में कोई उत्तराधिकार, कोई वो नहीं है, परंपरा नहीं रही उसके पहले, बाद में बंद। उदाहरण बताता हूं मैं आपको, जो अब एक और बात जरूर करना है, मैं कभी पब्लिकली कह नहीं पाता, कहना चाहिए। मेरे दो बहुत प्रिय लेखक हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे दो गुरु तिरुपल वर्मा और मनी कौल, उनके बीच में संबंध। एक दो और मेरे, ये निर्मल जी के अलावा मेरे एक बहुत प्रिय लेखक हैं जिनका नाम है कृष्ण बलदेव वैद। ना अगर निर्मल वर्मा के गद्य में संगीत है, यानी निर्मल वर्मा का गद्य संगीत है अगर, तो कृष्ण बलदेव वैद का गद्य नृत्य है। जो चीजें वैद ने खोजी गद्य में और जो चीजें निर्मल जी ने खोजी, उनकी दिशाएं भिन्न थी, लेकिन वो दोनों ने हिंदी के गद्य का विस्तार किया, उसकी संभावना का विस्तार किया। वैद ने भी, और इस अर्थ में जब कई लोगों का, अच्छा हमारे यहां क्या कि पूरी दुनिया में है, एक द्वंद्वात्मकता का बड़ा लोभ है कि अगर हमको, अच्छा वैद साहब और निर्मल जी के बीच में, हमने तो जब दोनों को पहली बार देखा तो भाई दोनों लोग इतना हंस रहे थे
साथ में भोपाल आए थे, वो किसी चयन समिति के सदस्य थे दोनों लोग। इतना हंस रहे थे दोनों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लगातार एक दूसरे से के साथ बात करते हुए ठहाके मार रहे थे, और उनकी बड़ी लंबी उनका साथ था रहा था। और जब लंबा साथ होता है तो मनमुटाव भी होते हैं। वो कुछ किसी पांडुलिपि पे निर्मल जी की किसी सलाह को लेके वैद साहब को तकलीफ हुई, और उससे उनके बीच में एक तरह की दूरी आई। लेकिन आप ख्याल रखिए, जो पुराने दोस्त होते हैं उनमें दूरी और सानिध्य साथ चलता है। ऐसे नहीं होता कि जब दूरी आ गई तो जो नजदीकी है वो छूट जाए। ये दोस्ती एक अजीब बात है कि जिसमें दूरी एक तरह की एक सिलवट में पड़ी रहती है और नैकट्य बना रहता है, मतभेद बने रहते हैं, और वो जो दूरी है वो बनी रहेगी, और नैकट्य भी साथ साथ चलता है। मैंने पहली बार उनका नैकट्य देखा था, दूरी धीरे धीरे देखी। यहां भी यही होता था। वैद साहब की उपस्थित, वैद साहब अकेले में मुझसे निर्मल जी की चर्चा करते थे, और निर्मल जी वैद साहब की चर्चा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक 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 सामान, एक बीच के व्यक्ति के सहारे एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। हमारे साथ में इसलिए मुझे याद है क्योंकि मेरी इन दोनों से, निर्मल जी तो खैर उस्ताद ही थे, लेकिन वैद साहब से भी बड़ा नैकट्य था। और दोनों ने कभी मुझे ये नहीं कहा, स्वभावतः नहीं कहा कि साहब देखिए वो कितने गलत थे, अब देखिए। अब दोनों के किस्से मुझे वर्जन्स पता थे और पता है, उसमें कोई बात नहीं, लिखने की कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत, इनके इनके मन में अनुराग था, ये मैं बता सकता हूं। ये मैंने महसूस कर लिया था, जैसे मैंने मणि और निर्मल के बीच का अनुराग महसूस किया था। वैद और निर्मल जी के बीच का तो अनुराग उससे भी ज्यादा गाढ़ा था। अब अगर आप, अब वो लोग नहीं रहे, दोनों लोग चले गए, अब उनका साहित्य है, उसके बीच में कोई बैर नहीं है। वो दो अलग अलग दिशाओं में हिंदी भाषा को समृद्ध करने की के प्रयत्न है। इनमें से अगर आप ये कोशिश करें कि आप साहब वैद के साथ की तरफ खड़े हो जाएं और निर्मल जी को भला बुरा कहें, जो बहुत आसान है, या निर्मल जी की तरफ खड़े हो जाएं और वैद को बड़ा भला बुरा कहें, ये कायरता है, मूढ़ता है। इससे ना साहित्य का भला होता है, साहित्य का तो अपना भला वो खुद कर लेगा, आप चिंता मत करिए, आपका नहीं होगा। निर्मल जी और वैद साहब के साहित्य में कोई विवाद नहीं था, व्यक्तियों में था, और दोनों व्यक्ति अब नहीं है। वो जो छोड़ गए हैं, कमलेश जी की एक कविता की लाइन है, जो उनकी छूटन है, जो छोड़ गए हैं, जिसको ट्रेस कहते हैं, जो छूट गए हैं, वो उनका साहित्य है। और जब वो थे तब भी उनका साहित्य था, उसमें कोई बैर नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से संवाद करता साहित्य है। हालांकि दोनों ने हिंदी भाषा को अपनी अपनी तरह से समृद्ध किया। एक ने उसमें संगीत के हिंदी भाषा में नृत्य को देख के, और दूसरे ने उसमें संगीत, अंतः सलिल संगीत को सतह पे लाके। ये दोनों का अपना अपना, इन दोनों भाषाओं का, दोनों लेखकों ने, गद्य लेखकों ने, अद्भुत गद्य लेखकों ने अपना अपना हिंदी भाषा का विस्तार किया है। इसमें किसी एक की तरफ की पक्षधरता करना, पक्षधरता हमारे यहाँ बड़ा बड़ा भयंकर लोकप्रिय शब्द है, किसी एक की तरफ खड़ा होना, कायरता और मूर्खता एक साथ है। ये दोनों हमारा, हम सब का, हिंदी पाठकों का और लेखकों का, हम सब का ये सौभाग्य है कि ये दो लेखक एक दूसरे से इतने भिन्न,
हमारी भाषा में हुए और इन्होंने अपने अपने गद्य के सहारे कुछ ऐसे ऐसे हमारे भीतर इस तरह के अनुभूतियां, अनुभव और भाव जगाए जिसका कोई सानी हिंदी में नहीं मिलता। धन्यवाद। जी धन्यवाद उदयन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुदीर्घ वक्तव्य के लिए, और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का कि इतनी देर तक इस आत्मीय विवेचनापूर्ण वक्तव्य के साथ बने रहे। निर्मल वर्मा जी का गद्य कैसे अपने आप में एक घटना है, इसकी व्याख्या हमारे समय के महत्वपूर्ण टीकाकार उदयन वाजपेयी जी के द्वारा हमने सुनी। मैं इन्हें टीकाकार ही कहता हूं, और मुझे लगता है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इससे सहमत होंगे। देश विदेश के तमाम उदाहरणों के बीच आपने जिस तरह निर्मल जी को याद किया और उनके गद्य की किस तरह उनके गद्य का एक वैशिष्ट्य है, इस पर चर्चा की, जो अनूठापन है और उसका एक मतलब एक जायका, एक पूरा परिदृश्य रचा, और बाद में कृष्ण बलदेव वैद्य के साथ जो आपने तुलना की कि निर्मल जी का गद्य अगर संगीत है तो कृष्ण बलदेव वैद्य का गद्य नृत्य है। इस महत्वपूर्ण और हर तरह से हमें समृद्ध करने वाले वक्तव्य के लिए उदयन साहब आपका हार्दिक आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों का धन्यवाद कि वे बने रहे। मित्रों, आज शाम 7 बजे सलीमा रजा जी निर्मल वर्मा जी की कहानी वीकेंड का पाठ करेंगे, तो आप उस समय भी हमारे साथ रहें। उदयन साहब, अगर अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जी जी, बस मैं माफी मांगना चाहता हूं सभी से, क्योंकि हम कुछ उस तरफ से कुछ इस तरफ से जो भी हुई गलती हो गई, मुझसे आता नहीं है ये बहुत, तो मुझे जो आना चाहिए वो मुझे आता है ये मुझे नहीं आता। बहुत तो शानदार तरीके से आता है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इसको और सीखूं। धन्यवाद। मित्रों, अगर हम ऐसा ना करते तो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य से कैसे वंचित रह जाते। लेकिन खैर, उदयन साहब का आभार है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में भी इतनी मजबूत तैयारी के साथ हमारे बीच आए और हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और हम सभी इस वक्तव्य के साथ निर्मल जी को कुछ अधिक सघनता के साथ समझ पाए, कुछ समृद्ध हो पाए। तो अब पुनः शाम 7 बजे मिलते हैं नाट्य पाठ के साथ। जी आभार। आभार। नमस्ते।